हाय दोस्तों, मैं विक्टर आप लोगों का वीकेजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलग हट के बता रहा हूं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में मुझे इसलिए भी आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स और मेरे कुछ दोस्तों की अलग से डिमांड थी कि मैं फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ जिससे उन लोगों को कुछ रिवीजन करने में थोड़ा आराम रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के लिए 1789 है। एक्चुअली 14 जुलाई 17 मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ये 14 जुलाई 1789 की बात है, ठीक है। 1789 की बात है जब फ्रांसीसी क्रांति एक तरह से हुई थी। ओके, आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले अगर उसको एक नज़र में एक देख लिया जाए, आप इसको टाइमलाइन कह सकते हैं, ताकि एक रिवीजन करने में आराम रहे सभी लोगों को कि कैसे हम इसको देखेंगे, कैसे हम बताएंगे। सारी चीज़ें अगर एक खाका के रूप में हमारे चेहरे के सामने आ जाए ना, तो हमें रिवीजन करने बहुत आसानी हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो 1774 में लुईस 16 फ्रांस का राजा बना और 1789 में स्टेट जनरल का आह्वान किया गया। 1791 में फ्रांसीसी संविधान का गठन हुआ। पहले वैसे कई संविधान का गठन हुआ था, कई बार टूटा, कई बार बना, कई बार टूटा, कई बार बना। फिलहाल 1791 को आप लोग याद रखिए। 1792 से 93 इसमें एक्चुअली क्या हुआ था कि जो लुईस 16 था वो मर गया था। मरा कैसे था, उसको गुलोटीन पे सज़ा दी गई थी, गुलोटीन पे मतलब चढ़ा दिया गया था और उसकी गर्दन को हटा दिया गया था उसके धड़ से, ठीक है। तो एक तरह से उसको मौत की सज़ा दी गई थी, उसकी सज्जनता ने दिया था। तो अब अगर मैं आप लोगों को ये बात अभी बताना स्टार्ट करूँगा तो वो टूट जाएगा, इसलिए अभी इस फ्लो को ऐसे ही रहने देते हैं। तो उसमें राजा का मरना, जैकोबिन गणराज्य का पतन और फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन, ये चीज़ें इस में आती हैं, चौथे में। और पाँचवें में 1804 में क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो सम्राट बन जाता है, ठीक है। और 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है और इसके साथ में ही हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अगला अपना सीरीज़ देखते हैं, यहाँ से इसको स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कहानी हमारी है वो मेन करके अगर आप इसको एक हाईलाइट के रूप में देखेंगे तो बास्तिल के किले से स्टार्ट होती हैं। चलिए मैं आप लोगों के एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा बहुत, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति थोड़ा लंबा टॉपिक है। ऐसे अगर पढ़ाएंगे तो पूरा हर चीज़ एकदम एक्सप्लेन कर करके पढ़ाते रहेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को 1 घंटा से ज़्यादा लग जाए। मैं कोशिश ये करूँगा कि वो कम समय लगे और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं दे पाऊँ, तो थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, 14 जुलाई 1789 की बात है। पेरिस में क्या हुआ था, पेरिस जो शहर है उसमें बहुत ही मतलब अस्त व्यस्त, एकदम खैओस मचा हुआ था, आतंक का माहौल था। हुआ ये था कि जो लुईस 16 था, इनको मैं एल लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरा लुई नहीं लिख रहा हूँ। लुईस 16 जो थे, इन्होंने क्या किया था कि सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। और ये मतलब अफवाह सबके बीच में, देखिए अफवाह जो है ना वो सबसे बड़ी ख़राब चीज़ है। अगर गलत तरीके से फैल गई ना तो जिसके खिलाफ फैली है उसके लिए बहुत परेशानी का वजह हो जाएगी। और यहीं पे यहाँ पे हुआ था कि पूरी अफवाह फैल गई थी कि सम्राट क्या कर रहा है कि वो सैनिकों को बुला रहा है नगर में बुला के, और वो उनके ऊपर हो सकता है गोली चलवा देगा। तो हुआ ये कि सभी लोग घबरा गए थे और गुस्से में भी थे, काफ़ी ज़्यादा बवाल था। तो उस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे लोग, ये करीब 7000 के से ऊपर के लोग थे, आदमी औरत सब लोग मिलके अपने साथ में कुछ सामान, लाठी डंडा सब वगैरह इकट्ठा करते हैं और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। बास्तिल के किले पे वो आक्रमण कर देते हैं। बास्तिल के किले पे क्यों और किसी पे क्यों नहीं, क्योंकि बास्तिल का किला जो है ना वो अगर आप मैप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा वो दिखेगा कि वो सिटी के थोड़ा पास में है, नियर बाई सिटी है, ठीक है। क्योंकि राजा जो लुईस 16 का जो वर्साय का जो किला था वो सिटी से काफ़ी दूर था। मतलब आप समझ लो ऐसे कि अगर सिटी यहाँ पे है तो ये लोग क्या करते थे ना कि मतलब उस सिटी में नहीं रहेंगे, उस सिटी में बहुत भीड़ है, वो लोग काफ़ी दूर रहते थे, ऐसे इतनी दूरी पे रहते थे। तो इनको पता ही नहीं होता था कि यहाँ पे सिटी में हो क्या रहा है। ये लोग शांति से अपने आलीशान महल में रहते थे, काफ़ी आलीशान महल होता था,
ठीक है। आप इनका मतलब अगर आप कभी खोज के आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मतलब उसमें मिल जाएगा। शीशे की दरबार हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती है, काफ़ी आलीशान है, बगीचे हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो इन लोगों की मतलब जो सभी लोग थे, इन लोगों के हाथ में जो ये था मतलब पास में जो किला पड़ा, बास्तिल का किला। अब बास्तिल का किला क्या था ना कि वो इन लोगों के लिए वो था राजा के लिए एक ऐसा किला था जिसपे वो लोग किसी को भी मतलब बंदी करते थे, बंदी बना के वो लोग उसको उसमें वो कर देते थे, क्या करते मतलब कैद कर देते थे, ठीक है। किसी ने भी अगर कुछ बवाल किया, कुछ भी प्रॉब्लम किया तो उसको उसमें कैद कर देंगे। तो ये लोग क्या किए कि सभी लोग मिलके ये सोचे कि पहले बवाल करने से पहले बास्तिल के किले पे आक्रमण करेंगे और वहाँ जाके हथियार वगैरह हम लोग लूट लेंगे। तो ये लोग चले जाते हैं वहाँ पे बवाल करने के लिए, यही बास्तिल का किला है। अब चूँकि लोग सम्राट से तो खफा रहते ही हैं, और चूँकि अब जनता खफा है सम्राट से और किसी किले पर आक्रमण कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, समझ सकते हैं कि गुस्से का लेवल क्या होगा। तो वहाँ पे जो बास्तिल का जो कमांडर था, बास्तिल का जो कमांडर था उसको ये लोग मार देते हैं। इवन मारने में औरतों का हाथ ज़्यादा रहता है इसमें। और वहाँ पे जो कैदी रहते हैं ना, उसको वो लोग छुड़ा देते हैं। कहने के लिए देखिए, कैदियों की संख्या तो 7 थी, लेकिन कैदी 1 हो, 7 हो, चाहे 7,000 हो, चाहे 2,000 हो, चाहे 700 ही हो, जो भी हो, कैदी तो छुड़ा है ना। मतलब उन्होंने ये दिखाया कि आपका जो शासन है उसको अब हम नहीं मान रहे हैं, समझ रहे। मतलब सम्राट जो भी अपना एकदम निरंकुश बना रहेगा, उसकी शक्ति का एकदम, ये बास्तिल का किला ही एकदम वो हो गया था कि वो अपनी निरंकुशता दिखाता था। जिसको भी कैद करना उसको कैद कर ले रहा है, जिसको भी सजा देना उसको सजा दे देता था। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। अब वो ये कि कहते हैं ना कि अगर आप किसी से नफरत करते हो तो उससे जुड़ी सारी चीज़ें आपको बेकार लगेंगी। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन था लोगों के अंदर। बास्तिल के किला एक्चुअली क्या था, बास्तिल का किला लुईस 16 यूज़ करता था अपने कैदियों को रखने के लिए, इसलिए बास्तिल का किला एकदम इतना लोग नफरत उससे करने लगे थे कि उन लोगों ने इस पर आक्रमण तो किया ही, कमांडर को मारा, कैदियों को छुड़ाया। इतना करने के बाद भी उन लोग का मन नहीं माना, तो उन लोगों ने इस पूरे किले को नेस्तनाबूद कर दिया, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से जो भी चीज़ मतलब थी मिली, मतलब इवन की ईंटें तक, एक एक ईंटा, मतलब ये सब कुछ दिखेगा नहीं आपको। अभी ये पेरिस में जाओगे तो कोई धरोहर वगैरह नहीं है, ये सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये जो एक एक ईंट भी मिला के वो लोग अपने पास ले आके कि रख दिए अपने पास अवशेष के रूप में, कि नहीं हम भी थे उस बवाल में, उस जो खैओस था, वो जो क्रांति थी, लोग गए थे उसमें हम भी थे, ऐसे करके स्मृति चिन्ह के रूप में कुछ लोग अपने पास भी रखे और कुछ लोग बाजार में भी बेच दिए जिनको पैसे वगैरह की जरूरत थी, ठीक है। एक्चुअली उस टाइम में ना पैसे की प्रॉब्लम थी, आर्थिक तंगी तो थी ही, खाने की भी बहुत ज़्यादा तंगी थी। मतलब जीविका 2 जून की रोटी जो कहते हैं ना, वो मिलना मुश्किल था। अधिकांश जो जनता थी ना वो पाव रोटी खाती थी, लेकिन पाव रोटी क्या है ना कि वो वहाँ की जो मतलब जो कीमत है उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़ रही थी। उसके बारे में आप लोगों को आगे बताऊँगा कि क्या वजह थी, क्यों बढ़ रहा था। तो इस वजह से ये लोग यहाँ पे इतना बवाल करते हैं। अब बास्तिल के किले के भाई, ठीक है, बास्तिल के किले पे इन लोगों ने बवाल तो कर दिया, ठीक है, बवाल भी कर दिया, इसको सब तोड़ फोड़ भी दिया। यही बवाल आगे जाके आगे बढ़ते बढ़ते फ्रांसीसी क्रांति का इतना भयंकर रूप ले लेता है कि लुईस 16 को पूरी जनता के सामने वो लोग मौत के घाट उतार देते हैं, ठीक है। एक गिलोटिन नाम का एक वो रहता है, मतलब मौत का एक हथियार कह सकते हैं आप इसको, एक ऐसे रहता है, मतलब उसमें यहाँ पे ये 2 खंभे रहते हैं, ये खंभा है, ठीक है, और इसके ऊपर एक ऐसे कटार जैसे होती थी, और यहाँ पे एक रस्सी बंदी होती थी जो इधर होती थी। वो लोग रस्सी को ऐसे छोड़ते थे और ये यहाँ पे उस बंदे को लेटा दिया जाता था, जिसका मुंडी इधर और पूरा धड़ उधर रहता था। ये कटार ऐसे जब नीचे गिरती थी ना तो उसके धड़ को अलग कर देती थी सर से, और ऐसे करके वो पूरे मतलब वहाँ पे ख़त्म होता था। इसमें अभी मैं आपको लोग आगे हो सकता है इसका फ़ोटो भी दिखाऊँ अगर मिलेगा तो, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे अच्छे से देखते हैं। एक छोटा स्वरूप में हम लोग देख लिए हैं कि कितना गुस्सा था और क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, लुई 14, 15 और 16 ये तीनों का मैं यहाँ फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ। इसके दिखाने के पीछे रीज़न क्या है कि ये जो लुई 16 था ना, अगर मैं गलत हूँ तो पूरी तरह से मैं गलत नहीं हूँ, मेरे पीछे से भी कई चीज़ें ऐसी हो रही होंगी जिसकी वजह से मुझे कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा कि मैं गलत हो गया होगा,
ठीक है, पहले से गलत नहीं होता, कोई भी राजा गलत पहले से ही बनने के लिए नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता कि वो जनता को परेशान करे, वो जनता पे राज करने आता है। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि उस राजा को निरंकुश बनना पड़ता है, और कभी कभी परिस्थितियाँ उसके अनुकूल होती हैं, तो वही राजा सबके लिए प्यारा हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ ये था कि लुई 14 जो था, ये आप लोग मैं आगे इसमें दिखा रहा हूँ कि लुई 14 जो था ये 1663 से लेकर 1715 तक तानाशाही एकदम भयंकर किया। मतलब रियल मायने में जो तानाशाह था ना वो लुई 14 था। ठीक है, ये सब कुछ इसी का है, सारा इसी की प्रजा है, इसी की बात मानेगी, सब कुछ यही करता था। तो इसने क्या किया था ना, काफ़ी लड़ाइयाँ भी की थी, मतलब अगल बगल के देशों वगैरह में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ की थी, जिसकी वजह से फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा खर्च भी होता। लड़ाई हो रहा है तो खर्च होगा, क्योंकि युद्ध जो है ना वो संकटकालीन स्थिति होती है, चाहे वो आप जीतने वाली की ओर से देखिए चाहे हारने वाली देश की ओर से देखिए। तो उस वजह से क्या था कि फ्रांस के ऊपर कर्ज था, फ्रांस के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ था। उसके बाद 1715 के बाद लुई 15 जब आया तो इसने क्या किया कि ये भी मतलब उतना अच्छा ये नहीं था, ये शासक अच्छा नहीं था। और इससे गलती क्या हुई कि ये इंग्लैंड से 7 साल तक लड़ाई किया, और सबसे मेन परेशानी क्या हुई कि ये लड़ाई तो किया, जीता नहीं, हार गया। अब उसके बाद हार तो गया, लेकिन इन लोगों की लड़ाई झगड़ा अलग है, इनका शान शौकत, विलासितापूर्ण जिंदगी और इनका दिखावा, ये सब कुछ एकदम अलग है। ठीक है, इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि इनके इस तरह के दिखावेपन से जनता को कितनी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ेगी। लुई 14 और लुई 15 की जो गलतियां थी उसका मेन जो मतलब फल मिला वो लुई 16 को अपनी मौत के रूप में मिला, वो भी अपनी जनता के द्वारा। ठीक है, तो मतलब काफ़ी अजीब सी घटना थी। मैं आप लोगों को लुई 16 पे ले आता हूँ, लुई 16 की मौत पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बंदा भी 7 साल हारा, 7 साल तक लड़ाई चली अगर किसी देश की, तो सिंपल सी बात है, ऑलरेडी फ्रांस की कंडीशन लुई 14 की वजह से वहाँ की आर्थिक कंडीशन ख़राब थी। फ्रांस थोड़ा सा उसमें था, कर्ज में था, थोड़ा कर्ज में था, ज़्यादा नहीं। लिब्रे थी उस टाइम वहाँ की, लिब्रे वहाँ की मुद्रा थी। ठीक है, कुछ था। फिर लुई 15 आया, उसने उस कर्ज को और बढ़ा दिया, उसने काम नहीं किया। अच्छा, लुई 16 आया तो लुई 16 20 साल का था, 20 साल का बंदा था जब ये राजगद्दी पे फ्रांस के बैठ गया। ठीक है, और उसके बाद इसकी शादी भी हुई तो ऑस्ट्रिया की एक वो थे राजा, उनकी बहन से हुई। ठीक है, इनका नाम था मैरी एतोइनेट, अजीब सा नाम है, मैं थोड़ा सा फ्रेंच नहीं बोल पाता हूँ, तो नाम भी इन लोगों का ऐसा ही, मैरी एतोइनेट। सबसे मेन देखिए, मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया है ताकि अगर आप लोग कभी भी चेक भी करना चाहे तो आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। खराब सलाहकार थी, और किसकी? राजा की, किसकी? इन महाशय की, इन साहब की। ठीक है, देख लीजिए लुई 14 यही है। ठीक है, तो अब हुआ ये कि जब ये लोग शादी वादी की बातें नहीं कर रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं। जब ये बंदा लुई 16 राजा बना, ठीक है, तो राजा तो बन गया, लेकिन राजकोष में तो कुछ पैसा है नहीं, राजकोष तो पूरा खाली था। और उसके अलावा महल बहुत बड़ा है, शान शौकत है, विलासितापूर्ण जिंदगी है, काफ़ी दिखावा है, फिजूल खर्ची है। तो इसकी वजह से क्या है कि इनके ऊपर और बोझ बढ़ रहा था। ठीक है, बोझ बढ़ रहा था, तो इसी वजह से इन लोगों को जो कमाई हो रही थी, कर्ज वगैरह मिल रहा था, ये सारी चीज़ों की कमाई, इन लोगों की प्रॉब्लम ये हुई कि इन लोगों पर कर्जा कितना हो गया? 2 अरब का। कितना? 2 अरब लिब्रे का, 2 अरब लिब्रे का। लेकिन कहते हैं ना कि आपको अपने पास्ट को ज़्यादा देख के नहीं चलना चाहिए, आपको अपने फ्यूचर को और अपने प्रेजेंट को मेंटेन करना चाहिए। लेकिन लुई 16 से ये गलती हुई। लुई 16 दिमाग से अच्छा था, अच्छा सोचता भी था, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो बहुत अच्छा रिफॉर्म ला सके। ठीक है, उसके डिसीजन कई बार अजीब हो जाते थे, कई बार वो गलत डिसीजन भी ले लेता था, या जो डिसीजन में फेयर कम्युनिकेशन नहीं कर पाता था। ठीक है, उससे मेन प्रॉब्लम ये थी। ऊपर से आप लोगों को मैंने बताया कि ये सिटी से इनका बाहर इनका महल होता था, शांति में रहते थे। ठीक है, तो इन लोगों जो भी बंदा बताता था ये मान लेते थे, ये खुद से उसको जाके रीचेक नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको तो भाई मतलब आप ऐसे कहो ना कि दिखावा का लेवल एकदम अच्छे लेवल पे है।
अब इन्होंने क्या किया कि उसी टाइम में क्या था कि अमेरिका जो है वो अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, और इंग्लैंड और अमेरिका की जो लड़ाई थी तो उसमें अमेरिका के करीब 13 उपनिवेश इंग्लैंड के कब्जे में थे, जिसको स्वतंत्र कराने में फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की। फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका की सहायता की। अब बताइए क्यों की? क्योंकि लुई 15 ने क्या किया था, 7 साल हार गया था इंग्लैंड से, तो वो तो भाई पुरानी दुश्मनी है, दादा परदादा के टाइप की। तो हम भाई हमारे पहले वाले बंदे को, हमारे बाप को तुमने ऐसा किया है तो हम भी तुमको ऐसा, तुम भी हमारे दुश्मन हो। इससे यही गलती थी। एक तो ये ऑलरेडी कर्जे में था, संभालना मुश्किल था, इसने क्या किया, बिना वजह का अमेरिका का साथ दिया। अमेरिका को फ़ायदा हुआ, 13 उपनिवेश इसके वापस आ गए, मुक्त हो गए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हुई किसको? फ्रांस को। फ्रांस का जो ये 2 अरब का वो था, ये क्या कर्ज, 2 अरब लिब्रे का जो कर्ज था, ये 5 गुना बढ़ गया। मतलब ये अब 10 अरब हो गया। 10 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ गया। अब जो लोग कर्ज दिए थे वो लोग भाई इनसे मांगने लगे। मांगेंगे कितना? 10% की ब्याज। ठीक है। अब आप लोगों को भी ये बात पता है कि जो राजा अपने से पैसा पैदा तो करेगा नहीं, वो कर वगैरह सब चीज़ों को इकट्ठा करेगा। तो अब ये हुआ कि भाई अब लोगों को ब्याज तो देना ही है इनको, जो कि ये पैसा लिए हुए हैं, और सब कुछ मेंटेन भी करना है। तो अब हुआ ये कि कर वगैरह के थ्रू जो भी कमाई होती थी उसका एक बहुत मेजर पार्ट जो है, उसका एक मेजर पार्ट इन लोग उसमें दे देते थे। यहाँ इसको खोल लेते हैं। हाँ, इसका जो मेजर पार्ट है, ये लोग मेजर पार्ट किसको देते थे? कर्ज के चुकता करने में। ठीक है। अब इस वजह से क्या हुआ कि सेना का रख रखाव भी ढंग से नहीं हो पा रहा था, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, ये सब कुछ भी ढंग से उतना चल नहीं रहा था क्योंकि पैसे की कमी थी। अब उसके अलावा एक प्रॉब्लम क्या थी कि ये लोग पुरानी तरीके से जो काम चल रहा था, जिसके हिसाब से पूरी फ्रांस की जनता चल रही थी, वो न चल पाई। इन लोगों ने उसमें भी कुछ बदलाव करने की कोशिश की। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये लोग 3 स्टेट में इनका समाज बटा हुआ था। पहला था स्टेट पादरी वर्ग, दूसरा स्टेट था पहला स्टेट तो इनका था पादरी वर्ग, दूसरा स्टेट है कुलीन वर्ग, तीसरे स्टेट में ज़्यादा लोग आते थे, मतलब बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, ये सब। मतलब सोचिए से बड़े व्यवसायी, व्यापारी और अदालती कर्मचारी, वकील, ये लोग भी आते थे। मतलब ये लोग तो धनी लोगों में होते हैं, लेकिन ये लोग भी तीसरे स्टेट में आते थे। अब पहले, दूसरा, तीसरे स्टेट में डिफरेंस क्या है? पहले स्टेट में आप ये समझ लीजिए कि उस टाइम की जनसंख्या 1 लाख की थी, इनकी करीब 4 लाख की थी, और इनकी करीब 2 करोड़ से ऊपर की थी। अंतर समझे? मतलब पूरी भीड़ यहीं पे है। ठीक है। अब इसके बाद अंतर क्या है? अब इसके बाद अंतर ये है कि पहले और दूसरे स्टेट के लोगों को कुछ विशेषाधिकार थे, या कह लो आप कि वो जन्म से ही उनको थे कि वो जो भी बंदा वहाँ कुलीन वर्ग में पैदा होगा या पादरी वर्ग में, उसको कर देना नहीं पड़ेगा। ठीक है। वो कर मुक्त रहेगा, वो आराम से बस मस्ती करेगा। और इसके साथ उनके पास एक कुछ सामंतियों के भी वो थे अधिकार। किसके पास थे? पादरी वर्ग के पास। ठीक है। या इनके पास कुलीन वर्ग के पास। ये लोग क्या करते थे? ये लोग किसानों से कर भी लेते थे। एक तो छूट पाते थे, दूसरा कर लेते थे। ठीक है। अब इस वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि किसानों को एक कर देना होता था, टाइद नाम का, सॉरी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, एक कर देना होता था टाइद नाम का, और एक कर देना होता था टाइल नाम का। ठीक है। टाइद नाम का जो कर था, ये था धार्मिक कर। अब तो समझ में आ गया ना कि धार्मिक कर है तो कौन देगा? ये लेंगे पादरी लोग। और टाइल जो था, ये था प्रत्यक्ष कर। ठीक है। और ये सब दे कौन रहा है? ये तीसरे स्टेट के लोग दे रहे हैं मेन, और उसमें भी किसान बहुत ज़्यादा है, वो दे रहे हैं। इवन आपको मैं बताऊं कि ये तो प्रत्यक्ष कर हो गया। अप्रत्यक्ष कर जो है वो नमक और तंबाकू जैसी जो रोज़ की चीज़ें हैं ना, उस पर भी लगाई जाती थी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ कि
भाई आप सब मस्ती करो और काम काज सारी चीज़ों का बोझ पूरी जनता ले, ये सही नहीं है। आप ऐसा कुछ अच्छे रिफॉर्म भी नहीं ला रहे हो, कोई अच्छा डिसीजन भी नहीं ले रहे हो। इस वजह से लोगों के अंदर ना गुस्सा भरता जा रहा था। और मैं आपको बताऊं कि जीने का जो संघर्ष था ना इन लोगों का, ये आप ऐसे समझ लो कि सन 1715 में यहाँ की जनसंख्या 2 करोड़ 30 लाख थी, ठीक है। और 1789 में यही जनसंख्या हो गई 2 करोड़ 80 लाख, करीब करीब 50 लाख लोगों की बढ़ोतरी हुई। अब कीमत में वृद्धि होगी क्यों? क्योंकि हमारा डिमांड यहाँ पे ज़्यादा हो गया और सप्लाई कम हो रही है। खाने का सामान कम है, पावरोटी जो लोग खा रहे हैं उस खाने वाले ज़्यादा हो गए, उत्पादन कम हो रहा है। और जो हो भी रहा है उत्पादन, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कर की वजह से जो कमाई उनको हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास चला जा रहा है, ऊपर के वर्गों के पास। तो इस वजह से अमीर और गरीब की जो खाई थी ना, वो अच्छी खासी बढ़ रही थी, बढ़ते जा रही थी। अब एक तो मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली कंडीशन क्या होती थी कि यहाँ पे बीच में सूखा पड़ गया था, मतलब ओले पड़ने की वजह से सूखे की कंडीशन आ गई थी। अब भाई ये तो और बुरी कंडीशन है ना कि मतलब एक तरफ तो आप 2-2 कर ले रहे हो, 3-3 कर ले रहे हो, ढंग से कोई मतलब उपाय भी नहीं कर रहे हो। और तीसरी कंडीशन ये हो गई है कि सूखा भी पड़ गया, अब आपको फिर कर भी देना पड़ेगा, रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया, मतलब जीविका संकट कम्प्लीटली पड़ गई। जो जीविका थी वही संकट में पड़ गई कि अब पता नहीं कि इंसान को कब खाना मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, उनको क्या था कि उनको कुलीन व्यक्तियों या ऊपर पादरी वाले लोगों को कर तो देना था, ठीक है। और आपको मैं बताऊं 1794 ईस्वी में 1794 में लिब्रे जो मुद्रा थी उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। सॉरी, क्या हो गया, ठीक है, लिब्रे मुद्रा को ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पे जब इन लोगों को खाने पीने की सब चीज़ों की परेशानी होने लगी, तो चूंकि अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे ना कि कुछ बड़े बड़े लोग भी हैं, मतलब अच्छे खासे लोग यहाँ पे हैं इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ से इन लोगों को फ़ायदा क्या हुआ, मैं आप लोगों को बताता हूँ फ़ायदा क्या हुआ। तीसरी स्टेट को गुस्से को एक सही रास्ता मिलना स्टार्ट हुआ। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 2-3 ऐसे हमारे साथ के लोग, मतलब फ्रांस में ऐसे साथ के लोग थे जो लोग दार्शनिक थे और उन लोग का काफ़ी फ़ायदा हुआ, जिसमें मेन करके नाम प्रसिद्ध है किनका, जॉन लॉक का और रूसो का, ठीक है। जॉन लॉक को इवन उदारता का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, और रूसो का एक प्रमुख नारा था प्रकृति की ओर लौटो, ठीक है। अब हुआ ये, मैं आप दिखा रहा हूँ इसमें कि इसमें कैसे हुआ कि 18वीं सदी में क्या था कि एक सामाजिक समूह का उदय हुआ, ठीक है। सभी लोग उतने शिक्षित नहीं थे, सारी जनता उतनी शिक्षित नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, जहाँ पे भी बैठते थे चाय वगैरह की दुकानों पे, तो वो लोग, जो भी बंदा पढ़ने वाला होता था, वो लोग तेज़ तेज़ करके अखबार पढ़ते थे ताकि सभी लोग सुन सकें, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि वो लोग इशारों के साथ साथ संकेतों का भी प्रयोग करते थे, मतलब कुछ चित्रों का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। आगे जाके मैं आपको उसको दिखाऊंगा। उसके अलावा अब जैसे समाज में क्या था ना कि ऊनी और रेशमी वस्त्र, अब मध्य वर्ग भी आ गया। 18वीं शताब्दी के लगभग 18वीं शताब्दी के लगभग यहाँ पे एक नया सामाजिक समूह का उदय हुआ जो कि मध्य वर्ग बना, ठीक है। 3 वर्गों के अलावा एक मध्य वर्ग बना। वो लोग क्या करते थे कि समुद्र में के पार जाके ऊनी और रेशमी वस्त्रों का वो करते थे, उत्पादन करते थे और उसी में व्यापार भी करते थे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती थी कि समाज के जो समृद्ध लोग होते थे, मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के कुछ लोग, वो लोग जब कपड़ा वगैरह तो खरीद लेते थे, लेकिन उनके नीचे के लोग नहीं हो पाते थे और इस वजह से प्रॉब्लम होती थी। अब तीसरी स्टेट में जो सौदागर, निर्माता या प्रशासनिक सेवा के वकील जैसे पेशेवर लोग जो थे, ठीक है, जॉन लॉक, ये रूसो, ये सभी लोग जो थे, ये लोगों ने क्या किया कि सारी लोगों के अंदर एक अलग से सोच डाली। वो सोच क्या थी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, उन लोगों ने सोच डाली कि समाज के किसी भी समूह के पास ये कहीं पे भी नहीं लिखा है
कि आप पूरी तरह से वो आपके पास विशेष अधिकार रहेंगे। सब लोग देश चलाने के लिए कर दे रहा है, आप भी कर देंगे। अगर आपको कहीं छूट मिल रही है तो हम सभी लोगों को मिलनी चाहिए। तो सामाजिक हैसियत का आधार किसी की योग्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि वो कहीं पे अलग से पैदा हो गया तो वो मतलब चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ, ऐसा कंडीशन नहीं होगा। ठीक है। अब इसी में क्या हुआ कि एक मॉन्टेस्क्यू थे, उन्होंने एक रचना लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है। इन्होंने इस रचना में क्या किया बताया, जगह की थोड़ी सी कमी इसलिए मुझे बार बार हटाना पड़ रहा है। इसमें इन्होंने क्या बताया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के अंदर होनी चाहिए। मतलब सरकार के जैसा अभी चलता है वैसा ही, मतलब सरकार के टोटल 3 भाग होने चाहिए। विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये रहना चाहिए। अब ये जो आप लोगों को मैं बताऊं कि इसी आधार पर ही जो अमेरिका, मैं आपको बताया ना कि फ्रांस को 20 अरब लिब्रे का वो हो गया था कर्ज, क्योंकि वो अमेरिका के 13 उपनिवेशों को इंग्लैंड से छुड़ाने में मदद किया था, आज़ाद कराने में। तो वहाँ पे अमेरिका के 13 उपनिवेशों में जब ये सरकार बनी थी तो वो इसी आधार पे ही बनी थी जिसमें मॉन्टेस्क्यू जी ने बोला था। ठीक है। तो इस वजह से अब इन लोगों की सोच, क्योंकि सबको तो पता नहीं है, सब लोग पढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन डिस्कशन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छा हो जाती हैं। तो कॉफ़ी हाउस हो गया, सैलून हो गया, अगल बगल बैठकी हो गई, कहीं पे भी हो गया, तो किताब वगैरह सारी, किताब हो गया, अखबार हो गया, जर्नल हो गया, पत्रिका हो गई, किसी के भी माध्यम से, पैम्पलेट हो गया, जिस माध्यम से भी इन लोगों की सोच अगर सबके सामने आती थी तो जो लोग नहीं भी पढ़े लिखे उनके पास भी इसकी जानकारी जाती थी। कैसे? एक बंदा पढ़ रहा है, सारे बंदे सुन रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ ही इसी टाइम में लोगों को ये बात समझ में आ गया कि भैया लुई 16 जो है वो हम लोग के लिए अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि राज को खर्चा करने को पूरा करने के लिए फिर से कर लगवा रहे हैं, और वो भी विशेष अधिकार वाली। तो इस वजह से ना लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भड़क रहा था। ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे इसी गुस्से को भड़कने की वजह से क्रांति की शुरुआत हुई। अब यहाँ पे आप इसको ये भी कह सकते हैं कि क्रांति की शुरुआत तो हुई, लेकिन लुई 16 को यहाँ एक मौका भी था, और लुई 16 से यही मौका का अच्छे से प्रयोग न करने की वजह से उसे गलती भी हुई। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। लेकिन लुई 16 ने क्या किया था कि लुई 16 एक मीटिंग बुलाया स्टेट्स जनरल की। स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाया। ठीक है। सबसे पहली बात है कि इसकी मीटिंग इसके पहले 1614 में ही बुलाई गई थी, अब बुलाई गई है इसके बाद। ठीक है। काफ़ी सालों के बाद, 1789 के लगभग, काफ़ी समय हो गया है। तो इतने दिनों तक तो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन लुई 16 को न जाने कौन सी ज़रूरत पड़ गई। तो इन्होंने, साहब ने क्या किया कि पहले क्या होता था कि ये जो 3 स्टेट थे, ठीक है, ये तीनों स्टेट से लोग जाते थे और एक वोट सबका माना जाता था। अब होता ये था कि तीसरे स्टेट को लोग कैसे हराते थे। पहला दूसरा स्टेट हमेशा अपना एक एक वोट दे दिया, एक वोट इन्होंने दिया, एक वोट इन्होंने दिया, तो इनका 2 वोट हो गया। तो उस कंडीशन में हमेशा ये तीसरा स्टेट हमेशा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, तीसरा स्टेट हमेशा पीछे हो जाता था। लेकिन इस बार लोगों ने क्या किया कि लोगों ने इस बैठक में बैठे और सभी लोग अपने अपने 300 प्रतिनिधियों को भेजा। ठीक है, 300 प्रतिनिधियों को भेजे। इस हिसाब से उनके पीछे दूसरे स्टेट में भी 300 लोग और पहले स्टेट के भी 300 लोग, टोटल 600 लोग हो गए। और तीसरे स्टेट के लोगों को घुसने के लिए तो मना था, लेकिन फिर भी उनकी शिकायतों और मांगों को लेकर कुछ प्रतिनिधि वहाँ चले आए थे। और वो प्रतिनिधि जो आए थे वो लोग करीब 40,000 आवेदन पत्र लेके आए थे अपने साथ। ठीक है, जिसकी
जिसके माध्यम से वो लोग बताते कि लुईस स्टीन के शासनकाल में जनता को क्या शिकायत है और क्या उनकी मांग है। अब यहाँ पे एक हो गया कि स्टेट्स जनरल के नियम के अनुसार तो मैंने आपको बताया कि सब वर्ग एक एक मत देंगे, ठीक है। लेकिन अब तीसरे वर्ग की यहाँ पे अब इस बार क्या हुआ कि तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि गए थे, जो 40,000 को लेके गए थे, उन लोगों ने मांग किया कि नहीं, हर एक बंदा एक वोट देगा। अब 300 इधर हैं, 300 दूसरे में है, ये दोनों का मिला के तो 600 वोट हो गया ना। ऐसे तो ये केवल एक वोट माना जाता था, ये एक वोट माना जाता था, और यहाँ पे क्या हो गया कि अब ये टोटल 600 दोनों वोट मिला के माना जाएगा। इस बात के लिए इन लोगों ने मना कर दिया। किसने? लुईस 16 ने। ये थी इन महाशय की गलती। ये अगर इसको मान गए होते तो इनको सही तरीके से डिसीजन लेने आ जाता, लेकिन लिखा कुछ और था। डेस्टिनी भी अपना पार्ट प्ले करती है बहुत अच्छे से। तो रूसो ने अपनी उनकी जो बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इस बुक में ही उन्होंने इस चीज़ का वो मतलब एग्जाम्पल, वो पूरी बात बताई थी, जिसको इन लोगों ने बोला कि सभी बंदा एक एक वोट देगा, ठीक है। और ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत भी था, जो कि मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी उसमें बताया था, अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया था। लुईस 16 ने मना कर दिया। लुईस 16 ने मना कर दिया तो भाई तीसरी स्टेट के जो प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने कहा कि भाई जब आप मानेंगे नहीं हमारी बात तो हम वहाँ रुक के करेंगे क्या। ये लोग क्या किए कि ये लोग बाहर निकल गए वहाँ से, ठीक। अब बाहर निकल गए, बाहर निकल के इन लोगों ने क्या किया कि अपने आप को ही ये लोग मानते थे कि सारा काम तो यही लोग कर रहे हैं, कर वगैरह सब यही दे रहे हैं, तो इसलिए मेन प्रतिनिधि ये लोग खुद हैं। अब ये लोग क्या किया कि वही बगल में एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इंडोर टेनिस कोर्ट था। इसी टेनिस कोर्ट में ये लोग जमा हो गए, ठीक है। और अपने आप को इन लोगों ने नेशनल असेंबली के रूप में इन लोगों ने अपने आप को घोषित कर दिया, ठीक है। नेशनल असेंबली के रूप में घोषित तो किया ही, और साथ में ये भी मान लिए कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला कोई संविधान तैयार नहीं होगा, तब तक ये जो नेशनल असेंबली इसको भंग नहीं किया जाएगा, ये तब तक भंग होगी नहीं। और ये जो पूरा ये जो दिख रहा है, ये जो पूरी एकता टाइप की दिख रही है सब कुछ, ये इसका नेतृत्व किया है किसने? मिराबियो और आबीसीए ने इसका नेतृत्व किया, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, उसमें थोड़ा सा हो जा रहा था, दिख नहीं रहा था, ठीक है। मिराबियो के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कुलीन परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन ये इस बात से ओके था कि सामंतों को जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं ये उनको नहीं मिलना चाहिए। इस वजह से वो इन लोगों के साथ था, तीसरे स्टेट के। और उसने एक पत्रिका भी निकाली जिसमें उसने बहुत भीड़ के सामने, काफ़ी वर्साय में जो भीड़ जुटी हुई थी उसके सामने काफ़ी ज़ोरदार भाषण भी दिया। और आबीसीए जो था वो पादरी था, मतलब पहले स्टेट का था, ठीक है। और उसने लिखा तीसरी स्टेट क्या है, और ये इतनी प्रभावशाली पत्रिका रही। आबीसीए ने जो अपनी पत्रिका में लिखा कि तीसरे स्टेट क्या है, तो आबीसीए की ये जो बुक थी, जो इन्होंने अपनी प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट में लिखा था कि तीसरा स्टेट क्या है, ये इतनी ज़्यादा प्रभावशाली रही कि एक तरह से लोगों को ना गुस्सा तो आया ही, साथ में उनको अपनी महत्वता भी पता चल गई कि उनकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, उसकी वजह से फसल ख़राब हो रखी थी। फसल ख़राब होने की वजह से पावरोटी की जो वो कीमत थी वो आसमान छू रही थी। पावरोटी की कीमत आसमान छूने की वजह से जो बेकरी के मालिक थे वो इसका फ़ायदा उठा रहे थे, और वो लोग जमाखोरी में जुटे हुए थे। तो क्या था कि बेकरी की दुकान पर
घंटों घंटों के इंतज़ार पे एक दो पावरोटी मिलती थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा दाम पे, जिसकी वजह से अब क्या था कि औरतों की जो भीड़ थी उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा जुटा और उन लोगों ने क्या किया कि आक्रमण कर दिया। कहाँ? उस दुकान पर। और वहाँ से अब दुकान पे आक्रमण किया, जिसकी वजह से लुई 16 को लगा कि भाई दुकानों पे आक्रमण कर रहे हैं, मतलब ये लोग धीमे धीमे विद्रोह करेंगे। तो इसने क्या किया कि सम्राट ने क्या किया कि सेना को प्रवेश करने का, जैसे मैं आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग में बताया था, एक हल्का सा उसमें सारांश के रूप में, इस सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। वो क्या कर रहा था कि वो सिंपल बस कोई और रीज़न रहा होगा, या हो सकता है कि वो थोड़ा मोड़ा बस रोकना चाह रहा हो, लेकिन ये यहाँ तो भीड़ गुस्साई थी, ये भीड़ गुस्सा के बास्तिल के किले पे धावा कर दी, और वहाँ की पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी साइड क्या हुआ कि देहाती इलाके जो थी वहाँ पे गांव-गांव में ये अफवाह फैल गई कि जो जागीरों के मालिक हैं वो लोग भाड़े वाले वो लिए हैं, मतलब गुंडों को बुला लिए हैं, लठैतों या लुटेरों के गिरोह को बुला लिए, जो उन किसानों की पक्की फसलों को तबाह करने के लिए निकल गए हैं, और इस वजह से उनके अंदर भय का बहुत आतंक हो गया। अब किसानों के पास जो भी था, मतलब कुदाल, बेलचा, फावड़ा, जो भी चीज़ था उनके पास तो उसके लिए, मतलब लड़ने के लिए शस्त्र के रूप में, वो लोग उसको लेके लड़ाई करने के लिए लग गए। और वो लोग वहाँ के जो ग्रामीण किले थे, जिसको वहाँ पे बोलते हैं फ्रांसीसी लैंग्वेज में CHATEAU, अब इसको तो आप लोग चैट्यू बोल दीजिए, शैट्यू बोल दीजिए, जो भी, मतलब जो भी बोलना, इसका मतलब तो ग्रामीण किला होता है। इस पर वो लोग आक्रमण कर देते हैं, वहाँ पे से जो अन्न भंडार थे उसको भी लूट लेते हैं, और जो लगान के लिए जो उनके जो कागज़ वगैरह रहते हैं, दस्तावेज रहते हैं, उसको भी वो लोग जला देते हैं किसान लोग। ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि अब इतनी बड़ी संख्या में मतलब वो हो गए थे, मतलब किसान वगैरह जुटे थे, गुस्से में आक्रोशित थे कि कुलीन जो हैं वो काफ़ी हद तक अपने जागीरों को छोड़ के भागे, और भाग के पड़ोसी देशों में जाके अपनी शरण लिया। यहाँ पे लुई 16 को समझ में तो आ गया था कि भाई उसने गलती कर दी है, उसको विद्रोही प्रजा जो थी उसकी शक्ति का अनुमान तो पता चल गया था, अनुमान लगा लिया था बंदे ने, और वो ये भी मान लिया था कि अब नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी जाएगी, और साथ में ही अब उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि फ्रांस धीमे धीमे राजतंत्र से प्रजातंत्र की ओर प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, संविधान आ गया, लुई 16 मान गया था कि अब से सत्ता पे उसका अधिकार नहीं रहेगा, संविधान का अंकुश होगा। अंकुश माने संविधान ही सब चीज़ें मायने रखेगा, सब मायनों में। तो 4 अगस्त 1789 को रात को क्या हुआ कि असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के, मैं आप लोगों को डेट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है कई बार, 4 अगस्त, ठीक है, 4 अगस्त 1789 को ये बात होता, ठीक है, कि रात को असेंबली ने, किसने, नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया, और पादरी वर्ग को, मतलब पहले स्टेट के लोगों को बता दिया कि भाई अब आपके विशेषाधिकार आपके पास नहीं हैं, अब आप इसको छोड़ दीजिए, धार्मिक कर नहीं दिया जाएगा, और चर्चों के स्वामित्व में जो भी ज़मीनें थी उसको भी इन लोगों ने जब्त कर लिया, संपत्तियां जो थी उसको भी जब्त कर लिया। इस तरह की जब्त करने पे नेशनल असेंबली की जो सरकार थी, नेशनल असेंबली की जो सरकार थी, इनको करीब 20 अरब लिब्रे की संपत्ति मिल गई। ठीक है, यहाँ पे फायदा हुआ इन लोगों को। इस तरह से फ्रांस संवैधानिक से राजतंत्र बन गया। ठीक है, अब नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा किया, जिसका सबसे मेन उद्देश्य पहले ये था कि सम्राट की शक्तियों को कम करना, क्योंकि सबसे पहला दुश्मन तो वही दिख रहा था। कारण क्या था कि एक आदमी के हाथ में जब शक्तियाँ होती हैं तो उसका मिसयूज़ हो जाता है,
लेकिन जब यही शक्तियाँ विभिन्न संस्थाओं मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के हाथ में रहेंगी तो उसका मिसयूज होने की कंडीशन कम होगी और संवैधानिक रूप से राजतंत्र की नींव पड़ी जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो उसको प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मेरे हिसाब से ना आप लोग एक बार इस वीडियो को सुन लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, दूसरी बार नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग नोट नहीं कर पाएंगे तो मैं उसकी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी एक वेबसाइट का लिंक दे दूँगा जहाँ से आप लोगों को काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। ठीक है, तो नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। ओके, नेशनल सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह को चुनता था, वो असेंबली के सदस्यों को चुनते थे और सभी नागरिकों का मतदान का अधिकार भी नहीं था। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कंडीशन यहाँ थी, यहाँ पे कंडीशन क्या थी देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंडीशन थी 25 साल से ऊपर, 25 वर्ष से ऊपर की वही पुरुष, स्त्रियां नहीं, वही पुरुष वो वोट देंगे जिनकी मजदूरी मतलब जिन्होंने कर जो दिया है वो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर ना हो। अगर उनकी दिया हुआ कर 3 दिन की मजदूरी के बराबर है या उससे ज़्यादा है, उसी कंडीशन में वो पुरुष ये वोट मतदान दे सकता था। अब हुआ ये कि जो बाकी के जो पुरुष पूछे मिले मतलब बिलो 25, ठीक है, जो बिलो 25 रहे और जितने भी वुमेन्स रहीं, ठीक है, ये लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये लोग निष्क्रिय नागरिक हो गए। काफ़ी बड़ी संख्या है निष्क्रिय नागरिकों की। ठीक है, मतलब समझ लो कि अगर आप एक सिंपल आप गणना अगर देखते हैं तो 2 करोड़ 80 लाख के लगभग की जनता है। इसमें करीब करीब 40 लाख लोग ऐसे हैं जो सक्रिय नागरिक हैं, मतलब इसके अंदर आते हैं, और बाकी लोग वो हैं जो निष्क्रिय नागरिक हैं। तो यहाँ पे भी संवैधानिक रूप से राजतंत्र जो बन रहा था उसमें यहाँ पे एक कमी दिख रही थी। ठीक है, फिलहाल देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जिन लोगों को वो हक नहीं था वोट देने का, वो लोग भी चाहते थे कि उनके पास हक हो, तो कुछ ऐसे पुरुष जिनका पे किया हुआ कर ऐसा नहीं था कि 3 दिन की मजदूरी के बराबर हो, तो वो लोग जानबूझ के अपने कर को इस तरीके से देते थे कि कम से कम उनको मतदान देने का हक रहे, क्योंकि उससे भी एक महत्वता मिलती थी कि नहीं, हम एक उच्चतम श्रेणी में हैं, हम करदाता हैं। ठीक है, 2 दिनों का अगर कर बराबर है तो 1 दिन का और कर देने पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, मजदूरी कम से कम उच्च श्रेणी में तो रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ का जो संविधान था इसने स्टार्ट जो अपने आप को किया वो किया पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ। ठीक है, इसमें करीब करीब ये लोग काफ़ी पॉइंट दिए थे, मैं कुछ पॉइंटों के बारे में बता रहा हूँ, 17-18 से ऊपर ही पॉइंट दिए होंगे ये लोग। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इसमें एक इनका पॉइंट था कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहता है और उनके अधिकार समान होते हैं। एक उन्होंने बताया था कि एक पॉइंट इन्होंने बताया था कि स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। एक इन्होंने बताया था कि समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने एक और बना दिया था, इन्होंने बताया था कि प्रत्येक नागरिक, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों, प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित, ठीक है, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। ठीक है, तो इस तरह से करके उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसमें अधिकार घोषणा पत्र इन्होंने पेश किया। साथ में ही इन लोगों ने राजनीतिक प्रतीकों का भी प्रयोग किया था,
देखिए ये मैं आप लोगों को डिक्लेरेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ दिखे तो ये फ़िलहाल फ्रेंच में लिखा हुआ है तो कोई मतलब नहीं है। 17 पॉइंट यहाँ पे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये 17वां पॉइंट है, ठीक है। टोटल 17 पॉइंट ही थे इनके, जिसको मैंने आपको 3 या 4 पॉइंट बताया। आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये था इनका पुरुष के हिसाब से देखने वाला अधिकार घोषणा पत्र। इन्होंने राजनीतिक प्रतीकों के कुछ चिन्ह भी बनाए थे, ठीक है, जिससे दिखे कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। जैसे सॉरी, इन्होंने दिखाई ये टूटी हुई जंजीर। मतलब आपको याद है बास्टील के किले में लोगों ने कैदियों को आज़ाद किया था, 7 कैदियों को। तो कैदियों को या दासों को 7 मतलब उसमें जंजीरों में रखा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जंजीरें टूटी हुई है, यहाँ देख रहे हैं ये जंजीर टूटी हुई है, यहाँ पे जंजीर खुली हुई है। ये दिखाता था कि ये आज़ादी का प्रतीक है। वैसे ही दास जो स्वतंत्र हो जाते थे उनके द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की टोपी, नीला और सफ़ेद रंग, नीला सफ़ेद लाल रंग जो था ये इनका राष्ट्रीय रंग भी था। डैनो वाली स्त्री परी के टाइप में, ये कानून का मानवीय रूप होता था। और अभी मैंने आप लोगों को वो 17 पॉइंट बढ़ा करके दिखाया, तो इसका मतलब ये विधि पट था। इसमें बताया था कि कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब के सब बराबर है। इसको फ्राइजियन टोपी भी बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे ही एक देखिए राजदंड था जो शाही सत्ता का प्रतीक था। वैसे ही एक था जिसमें ऐसे त्रिभुज था जिसमें आइस बनी थी, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे ये सूर्य की किरणें की जैसे निकलती थी उसमें, ठीक है। तो वो क्या था, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, वो उसका मतलब ये था कि सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी जो अंधेरा है उसको मिटा देंगी, ठीक है। एक छड़ होती थी, ऐसे ऐसे छड़ होती थी, ठीक है, ऐसे निकला होता था उसमें, फिर यहाँ पे ऐसे ये चौकीला होता था, ठीक है। ये बर्छीदार गट्ठर होता था। तो इसमें क्या होता था कि ये बताता था कि एक छड़ अगर यहाँ इसमें कई छड़ होते थे इसमें, ठीक है। ये एक छड़ को तो निकाल के भाई आप तोड़ सकते हैं, लेकिन कई छड़ों का गट्ठर होगा तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो वो एकता को दिखाता था, ठीक है। तो ये सारे लोगों को पता था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि वो लोग वहाँ पे सिंपल ऐसे ही नहीं बोलते थे। वो लोग मतलब कॉफ़ी हाउस वगैरह में बैठ के तेज़ आवाज़ में डिस्कशन करते हुए सब कुछ बताते थे। ओके, आइए अब हम लोग अपना अगला पॉइंट देखते हैं। हम लोग जब फ्रांस की क्रांति में जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को दिखता है एक क्लब, जैकोबिन क्लब, ठीक है। इसके आने के पीछे मैं आपको एक कारण बताता हूँ। फ्रांस में क्या हुआ था कि एक्चुअली हुआ था कि लुइस स्टीन जो है, आपको याद है कि मैंने आपको पहले अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि वो फ्रांस की उस पर मतलब संविधान पे हस्ताक्षर कर दिया था कि ठीक है राजसत्ता नहीं होगी, ठीक है, और संविधान का अंकुश रहेगा। उसने हस्ताक्षर तो कर दिया था, लेकिन भाई दिमाग में उसको कुछ और चल रहा था। वो प्रशा की मतलब पड़ोसी प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। और फ्रांस की जो घटना थी ना, उसने उसके अगल बगल के देशों के भी जो राजा थे उनके वो भी चिंतित कर दिया था। चिंतित होने की कंडीशन थी कि भाई अगर फ्रांस में ऐसी घटना हो रही है और राजा को हटा दिया गया, उसको उसकी पदवी से हटा दिया गया है, नॉर्मल बंदा कर दिया गया है, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट सबको ख़त्म कर दिया गया है, तो आने वाले समय में हो सकता है इनके देशों में भी ये हो। तो इस वजह से लुइस स्टीन क्या किया कि प्रशा के राजा के साथ मिलके यहाँ पे सेना भेजने का मतलब दोबारा नियंत्रित करने के लिए कि यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम ना हो। तो सन 1789 की गर्मी में वो अपनी सेना को भेजने के लिए योजना बना रहा था। लेकिन जब तक इस योजना बनती उसके पहले ही अप्रैल 1792 में, ठीक है, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली, जिन्होंने संविधान का गठन भी किया था, नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। इन्होंने घोषणा की और हुआ ये कि चूंकि नेशनल असेंबली इतना ज़्यादा उस टाइम लोकप्रिय था लोगों के बीच में, नो डाउट कई लोगों को मौका नहीं था मतदान वगैरह देने का, लेकिन फिर भी स्थितियाँ काफ़ी हद तक काबू में हो रही थी। काबू में नहीं थी तो किसके, लुइस स्टीन के। तो स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए आने लगे, काफ़ी आए, हजारों की संख्या में आ रहे थे, ठीक है। अब उससे ये हुआ कि इस युद्ध में
यूरोपीय राजा और कुलीनों के विरुद्ध जनता के रूप में जंग लिया। ठीक है, जनता की जंग के रूप में ले लिया। अब उन लोगों ने अपने होठों पे देशभक्ति के गाने भी गाए, जो कि मतलब तराने थे। इसको वहाँ के कवि हैं, उनका नाम है, मैं आपको, इनका नाम है रॉजेट डी लाइल। ठीक है, इन्होंने एक अपनी रचना इनकी है मार्सिले। इसी का तराना ये लोग गाते थे, साथ में निकलते हुए कूच करते थे, जिससे इनकी एकता और दिखती थी। ठीक है, संगीत भी लोगों के अंदर काफ़ी एक दूसरे को जोड़ता है। जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी वंदे मातरम का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग हुआ था। ठीक है, और अभी भी होता है, हम लोग अपनी एकता को दिखाते हैं। अब क्रांतिकारी युद्धों से ना, क्रांतिकारी युद्ध तो हो रही है यहाँ, तो आप सभी को दिख रहा है। अब उसमें हुआ ये कि फ्रांस की जो जनता थी ना, उसको काफ़ी ज़्यादा आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, मतलब क्योंकि जनता ही तो राजा थी वहाँ। तो अब हुआ ये कि पुरुष जो थे, आदमी वर्ग जो थे, वो लोग तो मोर्चे पे चले गए लड़ाई झगड़ा करने के लिए। ठीक है, तो घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? औरतें बची हैं तो उन्हीं के ऊपर आ गई। अब उससे क्या हुआ ना कि औरतें भी सक्रिय हो गई इसमें धीमे धीमे। अब देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को लगा कि क्रांति का जो सिलसिला है ना, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ये चीज़ें अब यहाँ पे बंद ना हो, एक स्थायित्व तो मिल जाए। तो 1791 में, अब इसके पहले संविधान के पहले क्या था कि राजतंत्र था, राजा जो कहता था और जो भी होता था नफ़ा नुकसान सब वही अपना झेलता था। नुकसान तो नहीं, वो तो वापस पलट के किसानों पे आता था। लेकिन संविधान होने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि संविधान में मतदान देने का जो वो था, हक था, ये 25 साल से ऊपर के लोगों को दे दिया। मतलब एक तरह से कह लो आप कि कुलीन लोगों को दे दिया। ठीक है, वो लोगों को दे दिया जो अमीर थे। ठीक है, तो अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। अब इस वजह से क्या हुआ ना कि लोग, जो वहाँ की जनता जो थी, वो लोग क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों पर, योजना और कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इसमें एक क्लब था जैकोबिन क्लब, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा। इस जैकोबिन क्लब का नाम भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा है। ठीक है, और अब ये राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। ये तो यहाँ पे तो क्लब बन ही गया, और इसके इसी अवधि में मैंने आपको बताया कि औरतें चूँकि सब कुछ संभालना स्टार्ट कर दी थी, तो उन्होंने भी अपना एक क्लब बना लिया था, अपनी एक ग्रुप बना लिया था। ठीक है, जैकोबिन सदस्य वो लोग थे जिनको मतदान देने का एक तरह से अधिकार नहीं था, या वो सदस्य थे जिनको मतदान देने का अधिकार तो था, लेकिन वो उस टाइम के वर्तमान नियम कानून के विपक्ष में थे। उनके हिसाब से सब कुछ जगह मिलनी चाहिए। तो जैकोबिन क्लब के जो मेन करके सदस्य थे वो छोटे दुकानदार थे। ठीक है, छोटे दुकानदार थे और कारीगर थे। अब कारीगर भी कैसे होंगे? कारीगर होंगे जैसे जूता बनाने वाले हैं, पेस्ट्री बनाने वाले हैं, घड़ी साज हैं, छपाई करने वाले हैं, ये लोग, नौकरी, दिहाड़ी मजदूर, ये सारे के सारे बंदे शामिल थे। इन लोगों का एक नेता, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे की एंट्री होने जा रही है। इन लोग का एक नेता था जैकोबिन क्लब का, जिसका नाम था मैक्स मिलियन रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर, ठीक है, मैं पेयर बोलता हूँ, अधिकतर याद नहीं रहता, वो ऑप्शन दिख जाता है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जा रहा है मुझे लग रहा है, लेकिन अभी ख़त्म तो करना ही होगा इसको। तो मैक्स मिलियन रॉबेस्पियर इसने किया, और इसने चीज़ों को थोड़ा सा सही तरीके से करना स्टार्ट किया। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसने क्या किया कि सबसे पहले वहाँ पे जो बड़े लोग थे, अमीर लोग, वो फैशन बहुत करते थे, फैशन परस्ते थे। तो वो लोगों को जो पैंट होते थे ना, वो जैसे ये पैंट होता है, ये पैर है, तो वो यहाँ तक का होता था। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे इनका ये जूता और इसमें मोजा सब इंक्लूड रहता था। तो उनके पैंट यहाँ तक के होते थे, या घुटने तक के करीब करीब कह लीजिए आप। ठीक है, यहाँ तक के होते थे। इसके ऊपर आप देखेंगे फोटो में तो आपको दिख जाएगा। लेकिन जैकोबिन क्लब के लोग ये थे जो कि पूरे के पूरे पैंट पहनते थे। तो इन लोगों को, इसको मतलब ब्रीचेस भी कहते हैं। ठीक है, वो ये इसको ब्रीचेस भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे ये लोग अपने आप को ये पूरा पैंट पहन के दिखाते थे कि ये लोग उसके नहीं हैं,
ये लोग उस समाज के नहीं हैं, ये लोग जैकोबिन क्लब के हैं। तो मैं कोई भी बंदा देख सकता था और समझ सकता था कि ये बंदा या तो जैकोबिन क्लब का है या तो नीचे के लेवल का है, ठीक है। और इसीलिए जैकोबिन लोगों को, जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से भी जाना गया। 100 कुलात, जिसका शब्द मतलब होता है बिना घुटनने वाले, ठीक है। इसमें घुटने तो होते नहीं थे ना, बिना घुटनने वाले। अब लेकिन ये चीज़ महिलाओं को ऐसा करने का आदेश नहीं था, देख सकते हैं आप यहाँ, ठीक है। महिलाओं को इसका आदेश नहीं था कि आप ऐसे ना करोगे। उनका कपड़ा अलग होता था, लेकिन एक मेन तरीके से होता था। ये एक तरह से यूनिफॉर्म जैसा लगता था जैकोबिन लोगों का। अब 1792 की गर्मियों में क्या हुआ कि जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थ की महंगाई और अभाव से नाराज होकर पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह का योजना बनाया। 10 अगस्त 1792 को इन्होंने ट्यूलेरिया के महल पर इन्होंने आक्रमण किया, ठीक है। महल पे आक्रमण किया, राजा के रक्षकों को मार दिया और खुद राजा को भी कई घंटे तक बंधक बनाए हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ने, जो असेंबली है, उन्होंने शाही परिवार को जेल में डाल दिया। जेल में डाला, उसके बाद नया चुनाव हुआ, ठीक है। अब इस नए चुनाव में क्या हुआ कि 25 साल वाली और कमाई वाली कंडीशन ख़त्म कर दी गई और ये कहा गया कि 21 साल की उम्र से अधिक वाली, 21 प्लस, ठीक है। जैसे भी कोविड में ना 18 प्लस, वैसे ही 21 प्लस से अधिक उम्र के जो भी पुरुष हैं, वो सभी लोग, चाहे उनके पास संपत्ति हो या संपत्ति न हो, इनको मतदान देने का अधिकार मिलेगा। और इसके साथ में ही इन लोगों ने एक नई असेंबली का निर्माण किया, जिसका नाम इन्होंने दिया कन्वेंशन, ठीक है। मैंने इसीलिए आप लोगों को देखिए स्टार्टिंग बोला था कि कई बार ये टूटा, कई बार बना। ऐसे ही नहीं, मतलब फ्रांसीसी क्रांति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इवन कि भारत तक भी इसका असर काफ़ी हुआ। राजा राम मोहन राय, इन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका असर हुआ। हाँ, तो 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का फिर से अंत कर दिया कन्वेंशन ने, और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। अब गणतंत्र सरकार क्या है? राजतंत्र खत्म हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है। अब गणतंत्र के साथ क्या है? गणतंत्र सरकार का वो रूप होती है जिसमें सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि राजा बोलेगा इनको बना दो, उनको बना दो, तो वही लोग बन गए, ऐसा तो है नहीं। लोग सभी लोगों को चुनाव करेंगे और जो लोग चुनाव जीतेंगे उन लोगों को बनाया जाएगा। और इन सब के बाद लुई 16 भाई बहुत जी लिए, मुझे लगता है अब इनके ख़त्म होने का समय आ चुका है। तो लुई 16 को न्यायालय में देशद्रोह के आरोप में, इनके ऊपर देशद्रोह अपने ही देश में, बताइए, मतलब जिस देश का वो राजा था, बड़ा भागा था बेचारा, देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई दी गई। और 21 जनवरी 1793, ठीक है, 21 जनवरी 1793 को प्लेस ऑफ डी ला कॉन्कॉर्ड, ठीक है, प्लेस ला डी कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से गुलोटीन पे फांसी दे दी गई। फांसी मतलब वही है, मतलब उस पे लेके लटका दिया गया और उसको मार दिया गया। और कुछ ही समय के बाद उसकी जो रानी थी, वो रानी, तो इसी के साथ ही इनकी जो रानी थी मेरी एंटोइनेट, लुई 16 की, उनको भी गुलोटीन कर दिया गया, ठीक है। आइए हम लोग अगला देखते हैं, अगली स्लाइड को। यही है मिस्टर रोबेस्पियर, ये, ठीक है। और ये है वो गुलोटीन जिसके बारे में आपको बात कर रहा था। देखिए यहाँ पे इस बंदे को लेटा दिया गया है, मौत आई हुई है इसकी। यहाँ से ये रस्सी है, इसको काटेगा या इसको, इस रस्सी को छोड़ देगा, ये यहाँ से पूरा ऐसे गिरेगा, इसकी गर्दन यहाँ से कट के यहाँ इसमें निकल जाएगी, ठीक है।
यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा एक बंदे का काम हो चुका है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे गिरा है और ये इसके हाथ में देखिए कपड़ा भी है। बाप रे, डर लगता है पहले की कंडीशन को देख के। अभी तो कंडीशन फिर भी ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं अब रॉबेस्पियर के राज की, जिसको आतंक राज के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसके समय में ना करीब करीब 16,000 लोगों को गुलोटीन कर दिया गया था। ठीक है, काफ़ी तेज़ और बंदा था कि मतलब कोई भी बंदा ऐसा हो जो कि उसको लगेगा कि नहीं ये न्याय के खिलाफ है और ये आज़ादी के खिलाफ है, गुलोटीन कर दो। न्यायालय उन्हें दोषी पा रहा है, गुलोटीन करके उनका सर कलम कर दो। गुलोटीन जो है नाम ना, वो डॉक्टर गुलोटीन के नाम पे बना है, जिन्होंने इस मशीन को बनाया था। उनका ये मानना था कि उसमें भी देखो ना, मौत देने में भी दया। उनका ये मानना था कि जो लोगों को फांसी दी जाती है तो फांसी देने में कई बार होता है कि इंसान की जान नहीं निकलती है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता है। तो उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इसका मशीन का आविष्कार किया। मतलब क्या कहें, नहीं समझ में आता। इस मशीन का आविष्कार किया जिसमें इंसान को एक बार में गया और ख़त्म, बात वहीं पे, कोई तड़पना उड़पने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो रॉबेस्पियर सरकार ने, हाँ, रॉबेस्पियर सरकार जब आई तो उसने क्या किया कि कानून बनाया कि मजदूरों और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी जाएगी, और उसने तय की भी। गोश्त और पावरोटियों की राशनिंग कर दी। तो किसानों को क्या किया हुआ कि अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा जो तय कीमत थी उस पर उनको बेचना पड़ा, और सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी की का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, मतलब उसके रॉबेस्पियर के समय में वो कई चीज़ों को अंतर किया, जैसे कि उसने लोगों की व्यवहार में डिफरेंस ला दिया, मतलब उसने परिवर्तन किया। परंपरागत तरीके से वहाँ पे महाशय को बोला जाता था, मानस्यूर, और जो मेल होते थे, और जो मतलब औरतें होती थी, जो महोदया होती थी, उनको बोला जाता था मदाम। लेकिन इसने क्या किया, इसने इसको बोला कि नहीं, आप लोग अब इनको बोलेंगे सितोयेन। ठीक है, सितोयेन माने नागरिक होता है, और इनको औरतों को बोलेंगे सितोयेन। ठीक है, मतलब इसमें हो जाएंगे मेल नागरिक, और ये मतलब इसमें हो जाएंगे मेल नागरिक और इसमें हो जाएंगी फीमेल नागरिक। ठीक है, उसने चर्चों को बंद कर दिया, उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। ठीक है, चर्चों को बंद किया, वहाँ पे जो उनके जो भवन थे उसको बैरक या दफ्तर बना दिया गया। उसने अपनी रॉबेस्पियर तो उसी का था, मतलब किस क्लब का, ये जैकोबिन क्लब का ही था। ठीक है, फ्रांसीसी वाला इतना मतलब लंबा है ना कि वो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाता है कई बार। ठीक है, तो रॉबेस्पियर अपनी ही नीतियों की वजह से इतनी शक्ति से लागू किया कि उसके जो साथ के बंदे थे ना, वो लोग भी त्राही करने लगे। और अंतिम में क्या हुआ कि 1794 में न्यायालय में एक केस चला, जिसमें इस महोदय को, मतलब रॉबेस्पियर को, दोषी बोला गया, और इन महाशय को भी अगले ही दिन, ज़्यादा दिन समय नहीं दिया गया, इनको भी गिलोटीन कर दिया गया। ठीक है, इनको भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। तो इस तरह से करके इनका कहानी खत्म हो जाता है। आइए अब हम लोग अगला देखते हैं इसमें। तो जब यहाँ पे जैकोबिन सरकार का एक, मतलब रॉबेस्पियर को मार दिया गया, अब जैकोबिन सरकार का ये जो जैकोबिन सरकार थी, ठीक है, इनका पतन हो गया, सरकार का पतन हो गया। ठीक है, अब पतन होने के बाद मध्य वर्ग का जो संपन्न तबका था, मतलब मिडिल क्लास में जो अपर लोग थे, उनके पास सत्ता आ गई, और अब फिर से नया संविधान बन गया। अब इस नए संविधान में क्या किया गया कि इसके पहले क्या हुआ था कि 21 साल के वो सभी लोग जिनका संपत्ति है या नहीं है वो लोग मतदान देंगे, लेकिन इस बार क्या किया गया कि जिनके पास संपत्ति नहीं है उनके पास उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। अधिकार केवल उन्हीं को होगा जिनके पास संपत्ति है, और वो 21 साल वाले हैं। ठीक है, 21 साल प्लस के हैं। इसमें एक उम्र में अंतर नहीं किया गया, लेकिन इसके साथ अंतर किया गया। और इसके साथ ही जो जैकोबिन्स के शासनकाल में एक व्यक्ति के ऊपर सब कुछ केंद्रित था, जैसे रॉबेस्पियर के ऊपर सब कुछ केंद्रित था, तो एक व्यक्ति के केंद्रित सरकार को जगह इन लोगों ने
दो चुनी हुई विधान परिषदों का वो किया, मतलब दो कर दिया, ठीक है, एक और ये दो को कर दिया। तो अब जिसमें जो दो विधान परिषद थे, इन परिषदों में क्या था कि 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। इसमें 5 सदस्य थे, ठीक है, एक कार्यपालिका को डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हुई कि भाई नियुक्त किया गया और एक बंदे को हटाया गया ताकि वो बंदा मिसयूज ना करे। यहाँ पे और उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ कि जब भी कोई बात होती थी या कोई प्रॉब्लम होती थी तो विधान परिषद में जो डायरेक्टर होते थे, इन लोग आपस में झगड़ने लगते थे, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता था इनका। और बार बार वो लोग ये कोशिश करते थे कि जिनके मन का वो कोई भी मुद्दा नहीं है, वो कोशिश करते थे कि परिषद उन्हें बर्खास्त कर दें। तो यहाँ पे राजनीतिक रूप से अस्थिरता आ गई। राजनीतिक अस्थिरता आने से वहाँ पे एक और अब यहाँ एंट्री हो रही है, एक गया तो दूसरा आएगा ही। एक सैनिक तानाशाह था, इनका नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का एंट्री हुआ। उसने क्या किया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक का आदर्श बनाया रहा। उसने क्या किया कि ये जो सारे मूल्य हैं ना, ये फ्रांस में ही नहीं बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि एक मिनट रुकिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि औरतों के बारे में, आदमी और औरत दोनों से मिलके समाज बनता है, तो अगर हम लोग औरतों की इसमें इम्पोर्टेंस और रोल की बात करें तो आप लोगों को यहाँ दिखा होगा कि इतनी बार संविधान में बदलाव आया, मताधिकार में चेंजेज आया चुनाव करने के लिए, लेकिन औरतों को निष्क्रिय नागरिक के रूप में ही बनाया गया, उनको वो जगह नहीं दी गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि 3 स्टेट थे, तो तीसरे स्टेट की अधिकतर जो महिलाएं थी वो अपने जो ज़िंदगी बिताती थी वो सिलाई बुनाई, कपड़ा की धुलाई, ठीक है, बाज़ार में फल फूल सब्जी बेच देती थी। और कुछ लोग ऐसी तो जो थी वो घर में दाई का काम करती थी संपन्न घरों में, और कुछ ऐसी भी थी जो वेश्यावृत्ति का भी काम करती थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि औरतों को क्यों यही सब काम करने के लिए इसलिए मिलता था क्योंकि पढ़ाई लिखाई का ऑप्शन इनके पास नहीं था, इनके पास व्यवसाय प्रशिक्षण करने का मौका नहीं था। ये काम केवल कुलीन लड़कियां ही करती थी। ठीक है, या तीसरी स्टेट की वो लड़कियां जो बहुत धनी परिवार की थी वही लोग कॉन्वेंटों में पढ़ पाती थी, और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। तो उसके अब होता था कि शादी करने के बाद भी कंडीशन ये कि वो लोग खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाना, पारोटी लाना, यही सब चीज़ें कम करती थी। यहाँ पे भी उनकी मजदूरी जो मतलब जिन लोगों को इस काम के लिए मजदूरी भी मिलती थी वो मजदूरी भी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं के बारे में बोलने वाला कोई नहीं था। तो महिलाओं के लिए क्या हुआ, सॉरी सही से नहीं लिखा है, महिलाओं ने अपने हितों को हिमायती करने के लिए और उन पर चर्चा करने के लिए कोई नहीं स्टार्ट किया, खुद से ही राजनीतिक क्लब स्टार्ट कर दिया, खुद से ही क्लब बनाया। ठीक है, अब अलग अलग फ्रांस के अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लब बने, तो टोटल करीब 60 क्लब वहाँ पे टोटल बन गए। इसमें एक क्लब जो था वो इम्पोर्टेंट है, वो है द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ठीक है, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, इसके नाम से इन लोगों ने यहाँ पे एक इनका जो क्लब था, ये इस नाम से जो क्लब इन लोगों ने स्टार्ट किया था, इस क्लब की काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। ठीक है, अब आप लोग अगर यहाँ पे मैं इसमें बताऊँ कि 1791 में तो
निष्क्रिय नागरिक का दर्जा मिला, लेकिन औरतें चाहती थी कि इनको इनका जगह मिले। ठीक है, क्यों? क्योंकि समाज में इनका सुनवाई तभी होगा जब वहाँ कानून या मतलब विधानसभा या परिषद में कोई ऐसा बंदा होगा जो उनकी ही जैसा होगा। मतलब महिलाएं जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगी, महिलाओं का उत्थान नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए महिलाएं हमेशा राजनीतिक अधिकार के लिए संघर्ष करती रहीं। हाँ, वो बात अलग है कि क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए कुछ कानून लाए, जैसे सरकारी विद्यालयों की स्थापना कर दी। तो क्या हुआ कि सारी लड़कियां जाने लगी और स्कूली शिक्षा को अनिवार्य भी बना दिया लड़कियों के लिए। और अब ये हुआ कि उनके पिता उनकी मर्जी के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ, मर्जी के खिलाफ उनकी शादी नहीं करेंगे। और अगर शादी हो गई और अगर तलाक देना है तो तलाक या लड़की या लड़का दोनों में से कोई भी दे सकता है, कोई भी अर्जी डाल सकता है। ठीक है, अगर देना हो तो। पहले क्या था कि लड़कियों के पास ये हक नहीं होता था, केवल आदमी ही दे सकता है तलाक, औरतें तलाक नहीं देंगी। ठीक है, नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा, शादी को स्वैच्छिक अनुबंधन बनाया गया। इन लोगों को बताया गया कि ये व्यवसाय प्रशिक्षण ले सकती हैं, ये कलाकार बन सकती हैं, छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती हैं। लेकिन सब किया गया, लेकिन एक चीज़ नहीं किया गया। वो नहीं किया गया मत देने का अधिकार। मतदान का अधिकार अभी भी नहीं मिला था। और ये अधिकार, इनका संघर्ष चलता रहा 19वीं शताब्दी के अंत में। और करीब कह लीजिए 20वीं सदी का जो प्रारंभ था, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए ये जारी रहा। और सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार अंतिम में मिला। ठीक है, यहाँ तक ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं दास प्रथा का। ठीक है, क्योंकि सॉरी तो अगर यहाँ पे हम लोग दासों की बात करें, ठीक है, पूरी स्लाइड थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी। अगर हम लोग दासों की बात करें तो दासों के बारे में फ्रांसीसियों के बीच में मतलब सब कुछ अच्छा है, सबको सम्मान मिलेगा, सबको अधिकार मिलेगा, लेकिन दासों के बारे में उतना ज़्यादा मौका नहीं था, निंदा नहीं हुई। क्यों? उसका रीज़न क्या था कि दास व्यापार पर जो निर्भर व्यापारी थे, जैसे तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ों के लिए जो व्यापारी थे वो लोग दासों की वजह से वो थे, वो व्यापार दासों की वजह से ही चलता था। तो अब अगर ये लोग दास प्रथा को बंद कर देंगे और दास आना बंद हो जाएंगे, मतलब अफ्रीका से मिलते थे दास इनको, ठीक है, इनको अफ्रीका से दास मिलते थे ये लोग। मतलब यहाँ पे एक वो था नानते बंदरगाह, ठीक है, नानते बंदरगाह से ये लोग अफ्रीका तट पे जाते थे, वहाँ से सौदागरों से दास को लेते थे। दासों को दाग मतलब उसमें स्टैंप लगाते थे, एक तरह से कह लीजिए, हथकड़ियाँ डालते थे और अटलांटिक महासागर के रास्ते से कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी यात्रा पूरा करते थे, जहाज़ों में ठूस देते थे और काम करवाते रहते थे। तो अब यहाँ पे क्या था कि अगर दासों को हटा दिया गया तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, व्यापारियों में विरोध आ जाएगा। तो इस वजह से नेशनल असेंबली ने तो कोई कानून पारित नहीं किया था। लेकिन 1794 में जब कन्वेंशन आई थी तो कन्वेंशन ने क्या किया कि फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। लेकिन ये कानून केवल 10 साल तक चला, ज़्यादा समय तक ये रहा भी नहीं ना। रॉबेस्पियर 10 साल के लगभग ही मुश्किल से सब रहा होगा सब कुछ। तो 10 साल के बाद नेपोलियन जब आया तो नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः चालू कर दिया था, ठीक है। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित के लिए साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो जाति के जो लोग थे, निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। और यहाँ फ्रांसीसी उपनिवेश से जो दासों का जो पूरी तरह से जो उन्मूलन किया गया वो 1848 में हुआ, ठीक है। यहाँ पे निग्रो जो हैं, अगर मैं निग्रो के बारे में, चूँकि एक नया वर्ड आ गया है, अगर उनके बारे में बात करूँ तो ये अफ्रीका में जो सहारा रेगिस्तान है वहाँ के दक्षिण में जो रहने वाले लोग हैं ये स्थानीय लोग थे वहाँ के, ठीक है।
और ये अपमानजनक शब्द हैं, इनका प्रयोग अब नॉर्मल तरीके से नहीं किया जाता है, नॉर्मली इनको निग्रो नहीं बोला जाता है। ठीक है, आइए हम लोग अपने अगले टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हम लोगों का है कि बोनापार्ट के बारे में देख लेते हैं कि भाई क्या किया और कैसे किया, आगे कैसे बढ़ा। तो अगर हम लोग यहाँ पे नेपोलियन के बारे में बात करेंगे तो 1804 में नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने खुद को सम्राट बना दिया। ये मतलब फिर से आ गया है, किसको लेके आया है, राजतंत्र को। और उसने क्या किया कि पड़ोस के यूरोपीय देशों में विजय यात्रा शुरू कर दी। उसने पुराने राजवंशों को तो हटा दिया, उसने नया साम्राज्य बैठाया और उसकी बागडोर, जो नया साम्राज्य बना उसकी बागडोर उसने अपने खानदान के लोगों को ही दे दिया। ठीक है, नेपोलियन के खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। और उसने कुछ कानून बनाए थे, जैसे जिसमें निजी संपत्ति की सुरक्षा होगी, नापतोल जो होगा वो दशमलव पद्धति पे होगा। शुरू में क्या हुआ कि लोगों को तो लगा कि नेपोलियन मुक्तिदाता है। ठीक है, लोगों ने नेपोलियन को मुक्तिदाता के रूप में देखा कि ये हम लोगों को सब कुछ अच्छा कर देगा, सब कुछ सही कर देगा। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि क्योंकि उसने जनता को तो स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद की थी। ठीक है, पर बहुत ही जल्दी, बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता, सेनाओं के लोगों को, मतलब उसकी जो सेनाएं थी ना, उसको लोग हमलावर मानने लगे। कहीं भी चले जाते थे ना, मतलब अपने साम्राज्य को दिखाने के लिए, शक्ति को दिखाने के लिए। और आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हो गई। ठीक है, नेपोलियन की हार हो गई और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद ही सामने आया। ठीक है, अब साथ में ही अगर हम लोग ये कहें कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। इवन कि इसी के कारण उसकी यूरोप वहाँ से निकला तो यूरोप में भी फैला, फ्रांस से निकल के, और उसी के कारण सामंती व्यवस्था का भी नाश हुआ। ठीक है, और यहाँ पे औपनिवेशिक समाज में संप्रभु राष्ट्र के राज्य की स्थापना के लिए लोगों ने अपने आंदोलनों में दास्ता से मुक्ति के भी विचार दिए। वो पता लगा नेपोलियन ने नहीं दिया था, लेकिन लोगों ने दिया। इवन मैं भारत में टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये लोग क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो नो डाउट ज़्यादा हुई है, लेकिन अगर आप क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे तो आपको समय देना पड़ेगा। और मैं एक बार में ही सोचता हूँ कि वीडियो पूरा बन जाए, बार बार ना किया जाए। क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, क्वालिटी कंप्रोमाइज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस वजह से आप लोग क्वालिटी के साथ अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, एक बार में देख लीजिए, थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए, एक दो बार और बीच में देख लीजिएगा। पसंद आए, मेहनत नो डाउट लगता है बनाने में। अगर आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हम लोगों की टीम अब एक वेबसाइट पे आप इसको डाल भी देगी, इसके कुछ कंटेंट्स को। तो अगर आप लोगों को वहाँ से भी कुछ रिवीजन के तौर पे देखना होगा तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।